हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। आज हम यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। ये इसका फर्स्ट लेक्चर है और आज फर्स्ट लेक्चर के अंतर्गत हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड का हम यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले एक्चुअल में जब एटम अनस्टेबल होता है तो वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है और बॉन्ड बना करके यह किसी मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का निर्माण करता है। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं या ये कंपाउंड होते हैं, इन परमाणु की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। किन परमाणु की तुलना में? जिनसे कि वो बने हुए हैं। इन मॉलिक्यूल में ये परमाणु स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में होते हैं। इट मीन्स इन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। बॉन्ड का क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार किया गया है। केमिकल बॉन्ड, एक्चुअल में केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही केमिकल बॉन्ड कहलाता है। केमिकल बॉन्ड को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा है वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को इंटर एटॉमिक बॉन्ड भी कह सकते हैं और वीक बॉन्ड इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहलाता है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चार तरह के होते हैं। पहला आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और चौथा मेटालिक बॉन्ड। और जो वीक बॉन्ड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकंड है वैन डर वाल बॉन्ड। इंटर एटॉमिक बॉन्ड की ऊर्जा 200 किलोजूल पर मोल होती है और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड जब बनते हैं तो उनकी एनर्जी 2 to 42 किलोजूल पर मोल होती है। अंतर परमाणुीय बंध वह बंध होते हैं जो परमाणु के मध्य में बनते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड यानी दो एटम के बीच बनने वाला बॉन्ड इंटर एटॉमिक बॉन्ड कहलाता है। दूसरा है अंतर आणविक बंध। अंतर आणविक बंध वो बंध होते हैं जो कि अणु के मध्य बनता है। ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इंटर मॉलिक्यूलर यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में बनने वाला बंध इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहलाता है। मॉलिक्यूल या कंपाउंड में अणु में स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके एवं इलेक्ट्रॉन त्याग कर आ सकता है और इसी के आधार पर एलिमेंट को बांटा गया है। तो जो एलिमेंट बांटे गए हैं वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट है विद्युत धनीय तत्व, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये एलिमेंट आसानी से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं और इसीलिए इन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। परमाणु की विद्युत धनीय व विद्युत ऋणीय प्रवृत्ति या गुणों के आधार पर तीन प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये तीन प्रकार के बॉन्ड कौन कौन से हैं, चलिए आगे देखते हैं। पहला जो बॉन्ड का प्रकार है वो है आयनिक बॉन्ड। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इन दोनों से मिलकर के आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड में एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का, एक एटम से दूसरे एटम पर। नेक्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मिलकर सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड बनता है।
सहसंयोजक बंध में दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है। ठीक है, अब हमने आयनिक बंध में तो देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरह से ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें क्या होता है, दोनों परमाणु के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनकी शेयरिंग होती है। वो पूर्ण रूप से किसी एक एटम के पास में ट्रांसफर नहीं होते हैं, जबकि दोनों एटम का जो है उस इलेक्ट्रॉन पेयर पे समान अधिकार होता है। इट मीन्स दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। तीसरा है मेटेलिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ये मिलकर के मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। धात्विक बंध में संयोजी इलेक्ट्रॉन संपूर्ण क्रिस्टल में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूरे क्रिस्टल में मूव करते रहते हैं, वो फ्री होते हैं। कुछ ही बंध शुद्ध रूप से या 100% आयनिक बंध या सहसंयोजक बंध या धात्विक बंध होते हैं। इन बंधों में दूसरे बंधों के भी गुण पाए जाते हैं। जैसे आयनिक बंध में कुछ गुण सहसंयोजक बंध के होते हैं तथा सहसंयोजक बंध में कुछ गुण आयनिक बंध के होते हैं। तो जो बॉन्ड होते हैं वो एकदम प्योर नहीं होते हैं। अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो उसमें कुछ कैरेक्टर कोवेलेंट बॉन्ड के होंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उसमें कुछ कैरेक्टर जो है वो आयनिक बॉन्ड के होंगे। देखिए, दो एलिमेंट है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर बहुत अधिक है, तो उन दोनों एलिमेंट के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर दो एलिमेंट हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत कम अंतर है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी होगी और जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और यहाँ पर ये बताया भी गया है डायग्राम में, ये देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो हाइड्रोजन का जो एटम है उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में। तो जो हाइड्रोजन है उसके बीच में यहाँ पर ये देखिए कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो लगभग समान या समान विद्युत ऋणता रखने वाले परमाणु के मध्य में इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी से सहसंयोजक बंध बनता है। एक सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन पर दोनों परमाणु का समान अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि एक परमाणु का अधिकार है और दूसरे का नहीं है, दोनों जो एटम है उनका इलेक्ट्रॉन पेयर पे सेम राइट होता है। अब यहाँ पर हम Cl2 का फॉर्मेशन देखें तो दो क्लोरीन एटम मिलकर के Cl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो क्लोरीन एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है इनकी यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, और जो इलेक्ट्रॉन है इनकी ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर इन दोनों का अधिकार है, दोनों क्लोरीन एटम का अधिकार है। अब हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये पहला ऑक्सीजन है और ये है दूसरा एटम। ठीक है, अब इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन पेयर है जिनकी शेयरिंग हो रही है। तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड बनेगा। अब इसी तरह से NH3 का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पर जो बनने वाला बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर सपोज 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा है और दूसरा 3 इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम दे रहा है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की दो एटम के बीच में शेयरिंग हो रही है, तो फिर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अभी हमने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और किस तरह से वो बनते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड की। ठीक है, तो वे यौगिक जिनके अणु में परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें सहसंयोजक अणु या यौगिक कहते हैं। सामान्यतः सहसंयोजक यौगिक में निम्न गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम पहला गुण पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट।
सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं उनमें परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके आपस में जुड़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है उससे सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। सहसंयोजक यौगिक के अणु का आणविक सूत्र भी निश्चित होता है। जैसे अगर दो हाइड्रोजन के एटम में आपस में जुड़ रहे हैं तो H2 मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो H2 ही होगा। इट मीन्स ये भी फिक्स होता है। सहसंयोजक यौगिक के मध्य दुर्बल मतलब इसके बीच में वीक बॉन्ड होता है। सहसंयोजक यौगिक में जो परमाणु होते हैं उनके बीच में बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही वीक होता है। और वीक बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, ये द्रव गैस अवस्था में पाए जाते हैं। जितने भी सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो या तो लिक्विड होते हैं या गैसियस स्टेट में होते हैं। लेकिन कुछ कोवलेंट कंपाउंड हैं जो कि सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, SiC, SiO2 और ALN। ये अपवाद हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए फ्लोराइड और क्लोराइड जो है वो आपके गैसियस रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो गैसियस रूप में और लिक्विड रूप में क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, इसलिए ये ज्यादातर लिक्विड और गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टेंस। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के दुर्बल चालक या कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें आयन नहीं होते हैं। ठीक है, आयन नहीं होगा तो क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगी, दुर्बल होगी, मतलब दुर्बल वीक होगा वो, है ना। कुछ ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक चालकता गुण रखते हैं लेकिन सभी नहीं, इसमें भी कुछ अपवाद हैं जिनमें कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है क्योंकि उनका खुद का आयनन हो जाता है। जैसे NH3H2O है ना, ये खुद आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्रेफाइट जल में HCl में स्वतंत्र आयन की वजह से चालकता गुण होता है जो कि एक अपवाद है। ओके, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इसकी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सहसंयोजक यौगिक के अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। ये मैंने अभी आपको ऊपर फर्स्ट प्रॉपर्टी में भी बताया था कि इनके बीच में जो है अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही वीक होता है। तो इनके मध्य के आकर्षण बल को तोड़ने के लिए काफी कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यही कारण है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के मान जो है वो काफी कम होते हैं। सहसंयोजक यौगिक की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। ओके, सहसंयोजक यौगिक जल या ध्रुवीय विलायकों में अविलेय या बहुत कम विलेय होते हैं। अध्रुवीय विलायकों में ये विलेय होते हैं। अध्रुवीय विलायक कौन से, जैसे C6H6 CCl4। तो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उसमें कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो विलेय हो जाते हैं जबकि पोलर में नहीं होते हैं। अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायकों के अणु के साथ वान डेर वाल बंध का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सहसंयोजक यौगिक विलयन में आयन नहीं देते हैं, इसलिए इनकी अभिक्रिया की प्रवृत्ति आयनिक नहीं होती है। और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इनकी रिएक्शन में जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके सहसंयोजक बंध टूटते हैं और उत्पाद के अणु के मध्य नए सहसंयोजक बंध बनते हैं, इसलिए अभिक्रियाएं काफी धीमी होती है। कहने का मतलब ये है कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी जब रिएक्शन होती है तो कोवलेंट कंपाउंड की रिएक्शन में जो कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और जब नया प्रोडक्ट बनता है तो उसमें वो बंध बनते हैं। तो बंध को टूटने और बनने में काफी समय लगता है, इसीलिए ये रिएक्शन जो होती है वो धीमी होती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, संरचना। कोवलेंट कंपाउंड के अणु का निश्चित अणुसूत्र होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया।
अर्थात प्रत्येक अणु इंडिविजुअल होता है, इसलिए उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी क्या होती है, डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका आइसोमेरिज्म। सहसंयोजक बंध रिजिड होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं, और डायरेक्शनल होने के कारण ये आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। जैसे कि कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। विभिन्न सिद्धांतों की सहायता से सहसंयोजक अणु में बंध का निर्माण, सहसंयोजक अणु के विभिन्न गुण, अणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, अणु की आकृति एवं अणु की ज्योमेट्री को समझते हैं, और इसका विस्तृत विवरण जो है वो हम इसी यूनिट में करेंगे आगे। तो यहाँ तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और किस तरह से बनते हैं, और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। थैंक यू।